तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन विद द एरे एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर एंड एरे कि बेसिकली क्या है कि जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है तो सिमिलर टू द एरे फॉर कैरेक्टर और इंटीजर्स और एनी अदर इनबिल्ट डेटा टाइप्स वी कैन आल्सो क्रिएट द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दिस इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अगर स्ट्रक्चर टाइप के बहुत सारे वेरिएबल हैं तो हम इसकी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो वी कैन सी बाय यूजिंग द प्रॉपर एग्जांपल। अब इसमें देखते हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है मेन के अंदर नेम्ड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप का एक स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय के लिए, जिसमें हमारा एम्प्लॉय कोड यानी ई कोड वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, एम्प्लॉय की एज है और सैलरी है। तो इस स्ट्रक्चर में 3 मेंबर हैं हमारे पास। अब हम स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप के वेरिएबल्स बनाना चाहेंगे। तो अब हमने E1, E2, E3, E4 इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर ना करके एक एरे बना दी है स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप की। तो हमने नाम दे दिया स्ट्रक्ट ईएमपी E4। दैट मीन्स के एरे ऑफ 4 एम्प्लॉइज। और एज यूजुअल जैसे इंटीजर एरे होती थी उसी तरह ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर की एरे है, जो एरे 4 स्ट्रक्चर टाइप के यानी स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप के 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही है। तो ये जो 4 वेरिएबल होंगे वो होंगे E0 E इनसाइड ब्रैकेट 0 जैसे कि एरे का नोटेशन होता है, E1 देन E2 एंड E3। ये चारों स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होंगे। और जैसा हम जानते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के 3 मेंबर होंगे, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो एवरी स्ट्रक्चर वेरिएबल विल बी हैविंग 3 मेंबर्स। और जो ये 4 वेरिएबल हैं तो चारों वेरिएबल के 3 मेंबर होंगे और वो तीनों मेंबर जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन है, ई कोड, एज एंड सैलरी। दैट मीन्स E0 का भी अपना ई कोड, एज और सैलरी होगा, E1 का, E2 का और E3 का। तो अब हमें इन चारों वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। तो अब एरे है हमारे पास। तो एरे में हम जानते हैं कि वी कैन इजिली एक्सेप्ट द वैल्यू बाय यूजिंग द फंक्शन। तो फंक्शन को 0 से 3 तक चलाएंगे, वो बाय यूजिंग द लूप, सॉरी नॉट फंक्शन। तो इस लूप को हमने 0 से 3 तक चला दिया 4 टाइम्स। और यहाँ लिया स्कैन एफ, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी तो ये बनेगा हमारा %C E0 डॉट कोड। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा E1 डॉट कोड, E1 डॉट ई कोड। मतलब E0 का ई कोड, E1 का, E2 का, E3 का, चारों का ई कोड यहाँ से एंटर हो जाएगा। और ये f प्लस फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। इसका पर्पज है कि जब हम कोई कैरेक्टर वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बफर में रह जाता है। तो इस बफर को क्लियर करने के लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट का बफर है, कीबोर्ड का बफर, stdin वेरिएबल हम पास कर रहे हैं इस f प्लस फंक्शन में, तो इस बफर को क्लियर कर देता है जिससे कि प्रीवियस कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से रिलेटेड बफर में नहीं रह जाएगा।
इसी तरह हम चारों ही EIs के एज एंटर कर रहे हैं यहाँ से। उसी तरह लूप चलाया हमने scanf, और यहाँ से एज इंटीजर टाइप है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ एज इंटीजर टाइप के है, तो एज हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में E0 की एज बनेगी, फिर E1, E2, E3, और सिमिलरली वी कैन एक्सेप्ट द सैलरी फॉर ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो 3 अलग अलग लूप चलाए हमने, और तीनों अलग अलग लूप से स्ट्रक्चर के तीनों अलग अलग मेंबर एक्सेप्ट करा दिए चारों एरे वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग। हम चाहते तो एक सिंगल स्कैनफ से भी हम इसको एंटर करा सकते थे चारों की वैल्यू, लेकिन उसको और थोड़ा क्लैरिटी के रूप में बेटर समझने के लिए मैंने इसको अलग अलग एक्सेप्ट कराया है। अब इसमें आगे चलते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज एक्सेप्ट हो गई एरे के चारों वेरिएबल की, और चारों वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग तीनों मेंबर्स। तो अब इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए फिर वही हमने लूप चलाया 0 से लेकर 3 तक, और i की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा एम्प्लॉय नंबर 0, और उस एम्प्लॉय का कोड यहाँ से प्रिंट हो जाएगा E0.eCode, E1.age, सॉरी E0.eCode, E0.age, E0.salary, i इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नंबर 0, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट एम्प्लॉय, उसकी तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। फिर हम यहाँ से i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और चाहे तो इसको हम और थोड़ा क्लैरिफाई करके लिख देते हैं एम्प्लॉय कोड, क्योंकि ऊपर तो एम्प्लॉय नंबर लिख के आ ही रहा है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय एज भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी, उस करेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय की तीनों वैल्यूज आ जाएंगी एम्प्लॉय नंबर 0 करेस्पॉन्डिंग। अब हम देखते हैं इसको आउटपुट। लिख के आया एंटर ई कोड, ये यहाँ पे चलते हैं एंटर ई कोड, तो ये 4 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है स्कैनर। लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा, तो i इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग एंटर करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बेसिकली एट ए टाइम एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ये 4 वैल्यू हमने एक्सेप्ट करा दी, एज चारों की ये है, और सैलरी चारों की इस तरह एंटर करा दी। अब जब हम इससे यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, इससे फिर प्रिंट होकर आएगा एम्प्लॉय नंबर 0, फिर एम्प्लॉय कोड, एज, सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय एज आ गया, यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 1 के लिए भी आ जाएगा। ये एम्प्लॉय 1 के लिए एज, और एम्प्लॉय के लिए सैलरी। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 2 के लिए भी आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय 3 है, जो लास्ट एम्प्लॉय है। तो इस तरह ये हमारी पूरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने देखा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। Instead of creating these variables separately, we have actually created the array of structures. अब आगे हम चलते हैं structure and functions. So by using the functions, how we can print or manipulate the values or structure, members and variables.
तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। फंक्शन का एक फॉर्म हम वो देख सकते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल मेंबर्स स्ट्रक्चर की पास कर रहे हैं फंक्शन। दूसरा मेथड हम देखेंगे जिसमें एंटायर स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो इसको हम देखते हैं पहले मेथड से, पासिंग इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। तो हमने स्ट्रक्ट std नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एज फ्लोट टाइप की है, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है और कोर्स कोड कैरेक्टर टाइप का है। और दो स्ट्रक्चर वेरिएबल ले लिए s1 s2, जिसमें s2 की वैल्यू हमने असाइन कर दी यहीं पे डिक्लेरेशन के टाइम, और s2 की तीनों वैल्यू, एज हो गई 20.7, रोल नंबर हो गया 15 और उसका कोर्स कोड है C। तो अब एक फंक्शन हमने बनाया है सो नाम। तो सो फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, पहला इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का है, तीसरा कैरेक्टर टाइप का है, और तीनों को हमने प्रिंट करा दिया, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो बेसिकली वी आर पासिंग the 3 members of this structure to this function to print the value. अब तीनों अलग अलग वैल्यू हमने पास करी है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब S1 का की वैल्यूज तो हमने यहाँ ली नहीं है, तो S1 की वैल्यू पहले एक्सेप्ट कर लें, एंटर द रिकॉर्ड फॉर S1। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले दो वैल्यू एक्सेप्ट कराई S1 की, पहला इंटीजर टाइप की, दूसरी फ्लोट। इंटीजर एज है और एक्चुअली ये इंटीजर रोल नंबर है। तो यहाँ पर हम RN को यहाँ लेंगे एज, और एज फ्लोट है, और यहाँ पर एज लिखेंगे। तो ये इंटीजर मतलब रोल नंबर और एज एक्सेप्ट हो जाएंगी S1 की। फिर हमने अगर बफर में कोई इनपुट है कीबोर्ड की करस्पॉन्डिंग तो उसको क्लियर कर दिया, और फिर उस S1 का कोर्स कोड हमने यहाँ से एक्सेप्ट कराया। अब हमने पास किया है सो फंक्शन, उसमें 3 वैल्यूज पास की हैं, S2 का रोल नंबर, S2 की एज और S2 का कोर्स कोड। तो पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी फ्लोट है, तीसरी कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। फ्लोट पहली वैल्यू है इंटीजर, फिर फ्लोट है, फिर कैरेक्टर है। उसी ऑर्डर में हमने पास कराई है जैसे कि हमें फंक्शन में हमने डिफाइन की। तो ये S2 की तीनों वैल्यू यहाँ इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर देगा, और हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S2। तो यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ हमने लिखा प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S2। S2 के लिए हम रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं, फिर यही चीज हम लिख दें प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S1। तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हम किसका रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये इस तरह लिख के आएगा आउटपुट में, पहले प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S2, फिर आएगा प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S1, और न्यू लाइन लगा देते हैं। तो न्यू लाइन पे आ जाएगा लिखो, और तो ये है हमारा S1 के लिए। तो हम यहाँ पे S1 के लिए प्रिंट करेंगे। तो अब आउटपुट में इस तरह आएगा, ये एंटर द रिकॉर्ड, S1 का एंटर कर लिया, फिर यहाँ पे लिख के आएगा प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S2। पहले S2 का हम प्रिंट करा रहे हैं, फिर S1 का। तो इस तरह ये हमारा आउटपुट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का।
इसमें चेंज कुछ नहीं है, बस जो स्टूडेंट के लिए था बुक के लिए हमने ले लिया। ये बुक हमने डिफाइन की है स्ट्रक्ट बुक, जिसमें हमारी 3 वैल्यू हैं, इंटीजर है, फिर फ्लोट है उसकी प्राइस, और नेम है, कोई ऑथर नेम मान लो, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो जिसमें हमने B1 B2 दो मेंबर लिए हैं और B2 की तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो अब हमने शो फंक्शन उसी तरह बनाया है। पहली वैल्यू इंटीजर है, CM प्रिंट करेगा, दूसरी फ्लोट है जो कि प्राइस प्रिंट करेगा, तीसरा कैर स्टार एक्स, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले रखा है क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, और हम इन तीनों को प्रिंट करा दें, %d, %f, दूसरी वैल्यू, तीसरी स्ट्रिंग है, तो ये प्रिंट करा है। अब हम एंटर द रिकॉर्ड फॉर B1, क्योंकि B2 का तो हमने एक्सेप्ट करा लिया था, B2 का तो यहीं पे ले लिया था, तो यहाँ से B1 का रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं। तो B1 वेरिएबल की तीनों वैल्यू हमने यहाँ से स्कैनएफ के थ्रू एंटर करा ली। अब प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर B2। तो शो फंक्शन कॉल करेंगे और इसी ऑर्डर में वैल्यू पास करेंगे। पहली इंटीजर है तो B2.cn, दूसरी फ्लोट है तो B2.price, और तीसरी नेम है तो B2.name पास कर देंगे, जो कि पॉइंटर से कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। सिमिलरली फॉर B1। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसमें क्या है कि दूसरा मेथड देखेंगे, जो कि है हमारा प्रिंटिंग द वैल्यूज और इंटरेक्शन ऑफ द फंक्शन बाय पासिंग द होल स्ट्रक्चर वेरिएबल। अभी तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के तीनों मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स हैं अलग अलग पास कर रहे हैं फंक्शन। अब हम पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करेंगे फंक्शन के अंदर, तो उसको हम देखते हैं। इसका आउटपुट तो ठीक है एज यूजुअल जैसा होना चाहिए। B1 का रिकॉर्ड एंटर हो गया और ये आ जाएगा, यहाँ लिखिए प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर B2, इधर आएगा प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर B1। ये आउटपुट आ जाएगा हमें। अब हम एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास करें, तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं स्ट्रक्ट std टाइप का। स्ट्रक्ट std में पहला हमने फ्लोट टाइप का लिया था एज, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, now it looks good। ये हमारा स्ट्रक्ट std टाइप का स्ट्रक्चर डिफाइंड है। एक्चुअली स्ट्रक्चर मेन के अंदर डिफाइन होगा, लेकिन हमने इसको मेन के पहले ही डिफाइन कर दिया, मेन को बाद में डिफाइन कर दिया। तो इसमें एज, रोल नंबर और पोस्ट कोड वही सेम वैल्यूज हैं, प्रीवियस वैल्यू जो पहले एग्जाम्पल में हमने ली थी। बस इसको हम देखना चाह रहे हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को जब पास करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू। तो शो फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्ट std टाइप का वेरिएबल एस पास कर दिया। तो जब हम प्रिंट कराएंगे वैल्यूज तो हमें क्या है कि सीधे सीधे s.age, s.rn और s.cc प्रिंट करा देंगे। पिछले उसमें हम 3 अलग अलग वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ 3 टाइप की वैल्यूज, और तीनों जब कॉलिंग के टाइम फिर हम
वही 3 वैल्यू पास कर रही थी। तो दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट कि स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर देंगे पर्टिकुलर, जैसे S1 है या S2 है, केवल सो फंक्शन कॉल करेंगे बाई पासिंग S1 और S2, तो उसकी तीनों वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएंगी। अगर S1 पास होगा तो यहाँ S1 डॉट एज बन जाएगा, S1 डॉट कॉल नंबर, क्योंकि अगर S1 पास किया तो S1 S में कॉपी होगा, जैसे कि तुम जानते हो ये हमारा S फॉर्मल पैरामीटर्स है, और बाय एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन वी आर पासिंग द एक्चुअल पैरामीटर्स, तो इट विल बी देयर नाउ। अब इसमें मेन में आते हैं, तो S1 के लिए रिकॉर्ड एंटर कर लिया, S1 की पहली वैल्यू इंटीजर, दूसरी फ्लोट यहाँ से एंटर कराई है, फिर f प्लस फंक्शन और तीसरा कोर्स कोड जो कैरेक्टर टाइप का है वो यहाँ एंटर कराया, तो S1 की तीनों वैल्यू एंटर होगी। अब हमने लिखा प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S2, तो S2 के लिए पहले हम रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं, तो सो फंक्शन कॉल किया बाई पासिंग S2, तो फिर चलते हैं सो फंक्शन पर कि हमने S2 कॉल किया, तो S2 की तीनों वैल्यू S में कॉपी हो जाएंगी, और ये जो प्रिंट होगा यहाँ तो S2 की तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी। इसी तरह ये प्रिंटिंग द रिकॉर्ड फॉर S1, तो ये हमारा पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका आउटपुट ये होगा कि S1 की तीनों वैल्यू एक्सेप्ट करी हुई, S1 की वैल्यू पहले से है तो S1 की तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई, और ये S2 की वैल्यू है पहले, फिर S1 की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हुई, तो S1 की वैल्यू हमने एक्सेप्ट करी थी वो यहाँ प्रिंट हो गई। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि हमने वैल्यू जो फ्लोट टाइप की ली है वो 34.5 ली है, लेकिन जब ये प्रिंट होके आ रही है तो ये प्रिंट होके बाय डिफॉल्ट ये 6 डिजिट तक आती है फ्लोट वैल्यू। इवन इफ कि तुम इंटीजर वैल्यू भी अगर यहाँ लोगे फ्लोट के लिए तो भी ये पॉइंट के बाद 6 जीरो बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा सी कंपाइलर। तो इट इज द फॉर्म ऑफ पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टू फंक्शन। अब इसी तरह का हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पासिंग एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन। फिर हमने एक वही एम्प्लॉय वाला एग्जांपल लिया, जिसमें स्ट्रिंग है, नेम है जो एम्प्लॉय का, उसकी एज है और सैलरी है, और इवन एक एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट एम्प्लॉय टाइप का EMP टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने बना दिया। और ये सो फंक्शन हमने बाद में डिफाइन किया मेन के बाद। तो अब ये मेन के बाद अगर हमने फंक्शन डिफाइन किया है स्ट्रिक्ट EMP E, उसका नेम प्रिंट कर रहे हैं, एज प्रिंट कर रहे हैं, सैलरी, तो स्ट्रक्चर के बाद अगर हमने डिफाइन किया है तो हमें इसका प्रोटोटाइप मेन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा इस फंक्शन का। जैसा हम जानते हैं कि अगर मेन के पहले कोई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया तब तो ठीक है, अगर बाद में डिफाइन किया तो इसका प्रोटोटाइप हम मेन के अंदर डिफाइन करते हैं। ये हमारा वाइट सो स्ट्रक्ट किस टाइप की वैल्यू दे रहा है। अगर इंटीजर वैल्यू ले रहा होता तो हम लिखते वाइट सो ब्रैकेट में int, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप। अब E1 यहाँ बनाया है और E2 यहाँ पे बनाया हुआ है, तो E2 की हमने तीनों वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट करा ली। पहला नेम है, दूसरा एज है, तीसरा सैलरी है। एज फ्लोट है, नहीं है, ठीक है। फिर क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं, कोई समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं। फिर E1 का रिकॉर्ड एंटर कर लिया, तो पहली स्ट्रिंग है तो गेटएस से हमने एक्सेप्ट करा लिया E1 डॉट नेम। गेटएस फंक्शन विल रिसीव द मल्टीवर्ड स्ट्रिंग। अगर हम स्कैन ऐप से रिसीव कराएंगे तो सिंगल वर्ड ही हम एक्सेप्ट करा पाएंगे। फिर एज एंटर कराई है E1 की, फिर सैलरी एंटर कराई है, फिर हमने सो फंक्शन कॉल कर लिया E1 और E2 के लिए। तो इसका जो आउटपुट होगा इस तरह होगा। पहले तो E1 के लिए तीनों वैल्यू एक्सेप्ट कराई हैं और E2 की वैल्यू हमने यहीं दे दी थी, तो E1 की वैल्यू पहले हम प्रिंट कर रहे हैं सो E1,
और E2 की वैल्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन with the structure having interaction with the array and functions. In next lecture, we will see the interaction of pointers and the use of pointers with structures. Okay, so we need to close this meeting. So that's all for this lecture.